नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है देवरिया यानी देवराहा बाबा की धरती, जहां पर पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। देवरिया सीट 2014 से बीजेपी के कब्जे में है। यहाँ एसपी, कांग्रेस और बीएसपी का भी अच्छा खासा जनाधार है। एक तरफ 2024 से बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं बीएसपी ने यादव उम्मीदवार के साथ मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। उधर आज अमेठी में शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। एक तरफ प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने जोरदार रोड शो के जरिए अमेठी की जनता से संवाद किया। परिवार की सीट पर शक्ति प्रदर्शन से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 5वें चरण की बारी, किसकी कितनी तैयारी? शाह की रणनीति, 2 लड़कों को चुनौती। हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते। पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। ऐसे कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया होता। अमेठी में शक्ति प्रदर्शन, अमित शाह वर्सेस प्रियंका। ये मोदी जी कह रहे हैं देश के सबसे बड़े पद को पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री कि सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी, आपके घरों में घुसेगी, आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी और किसी और को दे देगी। बीजेपी जब हट जाएगी तो खुशियों के दिन लाने का काम हम लोग करेंगे। देवरिया का सियासी तापमान, कौन जीतेगा घमासान? तो चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय देवरिया की जनता से, जो आज इस उम्मीद के साथ यहां पर पहुंची है कि उसके सवालों का जवाब उसको मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और अब सबसे पहला परिचय हम आपका करवाते हैं विंध्याचल मणि त्रिपाठी जी से, उर्फ राजा बाबू जी से। आप गीतकार हैं, एक गीत के जरिए देवरिया की मौजूदा सियासत को आप समझाना चाहते हैं। जी अमित जी, आपका देवभूमि देवरिया में बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज 18 के समस्त जो है दर्शकों को श्री राम सेवक राजा बाबू की जय श्री राम है। कहना है कि सत्य सनातन की सेवा में श्रद्धा सुमन समर्पित है। सत्य सनातन की सेवा में श्रद्धा सुमन समर्पित है। प्रभु राम के श्री चरणों में कमल पुष्प ये अर्पित है। प्रभु राम के श्री चरणों में कमल पुष्प ये अर्पित है। कमल नयन के दर्शन पाकर भक्तों का मन हर्षित है। कमल नयन के दर्शन पाकर भक्तों का मन हर्षित है। प्रभु राम के श्री चरणों में कमल पुष्प ये अर्पित है। जग के स्वामी अंतर्यामी सबके दाता राम है। सेवक हो या राजा हो सबको जय श्री राम है। युगों युगों से राम राज्य है, राम राज्य ही आएगा। भारत का भारत हर युग में विश्व गुरु कहलाएगा। भारत की संतान ये देखो कहकर कितनी हर्षित है। भारत की संतान ये देखो सुनकर कितनी हर्षित है। प्रभु राम के श्री चरणों में कमल पुष्प ये अर्पित। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजा बाबू के लिए। और अब जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय कौशल किशोर जी से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। मनीष सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका चर्चा में आने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र चौरसिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। पुरुषोत्तम सिंह जी है कांग्रेस पार्टी से, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका भी। और राजेश राजभर जी हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत सुरेंद्र चौरसिया जी मैं आपसे कर रहा हूं। 10 बरस से सीट आपके पास है,
तो जाहिर सी बात है कि आप पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे तो 10 बरस की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे होंगे। 5 बड़ी बातें जो वोट मांगते वक्त आप पब्लिक को बता रहे हो। देखिए, पहले तो हम जो भी चुनाव लड़ते हैं वो केवल चुनाव के लिए नहीं लड़ते हैं। हम जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए और समाज के हित के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो आज हमारा देश जब दुनिया के परिदृश्य पर आप देखेंगे तो जिस भारत की छवि दुनिया के अन्य देशों में जब भी हमारा कोई प्रधानमंत्री जाता था तो उन्हें अपमानित होना पड़ता था, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार दुनिया के शिकागो में जाकर और जब उन्होंने बोला था तो पूरी दुनिया भारत का जयकारा लगा रही थी। और आज फिर एक भारत का बेटा वही नरेंद्र दुनिया के दूसरे देशों में जाकर और भारत का डंका बजाने का काम कर रहा है। जब आप गरीब कल्याण की बात करेंगे तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन का कैसे उत्थान होगा, ये काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हमारे देश में कोई भी आम व्यक्ति भूखमरी से नहीं मरा। आज हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर घर में पानी। जिस बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सफाई में महोत्सव मनाया जा रहा था, और आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो कोई आदमी पानी के अभाव में बुंदेलखंड की स्थिति में नहीं है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बीच में आप जनता के बीच में जा रहे हैं। 1984 के बाद 1989 वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और बीते 35 बरस से कांग्रेस पार्टी सीट पर जीत नहीं पाई है। इस बार आपको भरोसा है कि अखिलेश जी जीत जाएंगे, तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस भरोसे के साथ, क्या बातें रख रहे हैं जनता के बीच में जाकर? जो हमारी गारंटी है, इंडिया गठबंधन की गारंटी 5 गारंटी है, उस पर चुनाव जीतेंगे हम। जो आपने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है वो गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी फर्जी है, उनकी गारंटी फर्जी है। उन्होंने जो कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया काले धन का जनधन खातों में देंगे, बेरोजगारों के हाथों को काम देंगे, देश की में महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कोई गारंटी पूरा नहीं किया। 10 साल की सरकार बीत गई, एमएसपी उन्होंने कहा था नहीं दिया। हमारी जो गारंटी है कि जाते ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनते, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में जो दिया है कि 30 लाख खाली पदों को इन नौजवानों को ये हाथों को काम देंगे। जो बेरोजगार, आज पेपर में रोज पढ़ने को मिलता है कि लड़के रोज मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं पढ़ लिख के, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है कर्ज के दबाव में। आप करें, देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके गठबंधन साथी जो बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन बातों के आधार पर 35 बरस का सूखा समाप्त हो जाएगा? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हो रहा है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यह चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी इस चुनाव को लड़ रही है। हमारी हिंदुस्तान की महान जनता ने परिवर्तन के लिए इस बार वोट दिया है और 4 चरण का वो मतदान हो गया। 5वें चरण, 6वें चरण और 7वें चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात अभी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। अभी हल्ला भी आपने सुना होगा, 400 पार। अरे 400 पार, 400 हार होने जा रहा है। किस 400 पार की बात करते हैं आप? सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी आज के समय की सबसे प्रमुख समस्या है। हिंदुस्तान में 100 नौजवानों में 100 नौजवानों में 80 नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। और दुर्भाग्य देखिए, इतने झूठे और निकम्मे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ भारत के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज के समय में 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो चुका है। कहने की जो सबसे बड़ी बात है, आरक्षण का सवाल जो है, अभी बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन क्यों ला रहे हैं? हमने तो कहा था स्पष्ट तौर पे कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ला रहे हैं आप? अभी तकरीबन 7,36,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, उठा करके देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। ये लोग अपने बजट का आधा पैसा भी नहीं खर्च कर पाते। जब आप पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, लोगों के हितों में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अभी बड़ी बातें कहे, शिकागो की बात कही गई। अरे मणिपुर यहीं पे जल रहा है, मणिपुर को क्यों नहीं देख रहे हो आप? 2 समुदाय, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में
हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाया इस सरकार ने, उसी तरह से दो समुदाय के लोग कुकी और मैतई के बीच में झगड़ा कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम जनसभा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे मणिपुर में भारत के प्रधानमंत्री चले गए होते, मैं बीएसपी को भी शामिल कर लूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपने यहाँ एक कहावत है कि न खेलब न खेले देव, खेलवा बिगाड़ देव। यादव उम्मीदवार उतार कर आपने यही किया है, इनका खेल बिगाड़ दिया है। आपको लग रहा है कि नहीं वो आपको जीत दिलाएंगे? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपने देखा है, हमारी नेता की सरकार हुकूमत इस प्रदेश में रही है। आप देखें लाइन ऑर्डर के मामले में, विकास के मामले में, बेरोजगारी दूर के मामले में हमारी नेता आगे रही हैं। इस नाम पे हम लोग वोट मांगने हैं, कहीं किसी का खेल बिगाड़ने हम नहीं आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमपी जीतने जा रहे हैं। हल्ला कितना हो, बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं बिना हल्ला के। ठीक है कौशल जी, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। जितने दावे और वादे इधर से किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि देवरिया की जनता के बीच में चर्चा का विषय यही है या देवरिया की जनता के मुद्दे कुछ और है? देखिए, मुद्दे तो यहाँ जो भी हैं, यहाँ जितने भी प्रमुख दल हैं, सबके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है, सभी लोग ऊपर की बात कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दा है, यहाँ चीनी मिलें आज तक नहीं चली, जो है देवरिया का जाम आज तक नहीं समाप्त हुआ। और सभी दलों के यहाँ सांसद रह चुके हैं, भाजपा के, सपा के, बसपा के, सबके नेता रह चुके हैं सांसद। लेकिन स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में भी सबकी नजरों में गौण है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं डिबेट आप सबके लिए ओपन कर रहा हूं एक रिक्वेस्ट के साथ। मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, सवाल करूंगा, सवाल करिएगा, उसका जवाब भी सुनिएगा। शोर मचाएंगे तो न सवाल मिलेगा, न सवाल का जवाब मिलेगा और न आपका सवाल सही तरीके से जा पाएगा। जी बताइए क्या सवाल है? जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। जी सवाल बस इतना ही है कि अभी अभी जो है जो लोकल मुद्दे हैं, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही चीज में देखने को सुनने में थोड़ा सा असमंजस में भी पड़ गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है देश की समस्याओं को लेकर, लेकिन सच्चाई यही है कि जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, कभी वो मंच पे नहीं उठाते हैं, उस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। जहां तक रुझानों की बात है तो देवरिया शहर के अंदर आप जो है ध्यान का जाने दीजिए, महंगाई बेरोजगारी आपका सवाल है। जी हाँ, अभी विगत चुनाव जब हो रहे थे विधानसभा के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने इसी शुगर मिल ग्राउंड पे आए थे। पिछला चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि मात्र 3 महीने पे 3 शुगर मिल चालू कर दी जाएंगी, एक देवरिया की, एक बैतालपुर, एक भटनी की। लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। कहाँ लोकल मुद्दा है? ओके, शुगर मिल चालू नहीं हो पाई। जी आप बताइए। जो देवरिया की शुगर मिले हैं, हमारे जो सवाल एक बार पूछा जा चुका है उसी को रिपीट करने से बेहतर है कुछ नया सवाल पूछिए। हाँ अच्छा ठीक है, आप सोच लीजिए। जी आप बताइए। सर, मेरा ये कहना है कि फ्री का सामान देने और सब्सिडी देने से बढ़िया है इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। एक बार मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। एक तो शुगर मिल वाला सवाल है सर, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है, तीसरा कह रहे हैं कि कुछ भी मुफ्त देने से बेहतर है शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाए। देखिए, चीनी मिलें देवरिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बेची गई। उसके तुरंत बाद 7 से लेकर 12 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी कभी भी उन मिलों को चलाने का प्रयास 12 से 17, ठीक है, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। एक आपने सवाल किया है ना, जवाब सुन लीजिए। हो सकता है आपका काउंटर हो, लेकिन एक बार सुन तो लीजिए। जी हम आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। जिन चीनी मिलों को बसपा ने बेचा था और समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया था, उन चीनी मिलों को लेकर हमारी सरकार न्यायालय में है और जो ही न्यायालय से निर्णय हो जाएगा वो चीनी मिल चालू हो जाएंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कभी वादा नहीं किया कि देवरिया चीनी मिल हम बिना कोर्ट के आदेश के आए हुए चालू करने का काम करेंगे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो मैं स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में ये जो शोर आप लोग कर रहे हैं, ये तो जनसभाओं में करते ही हैं, नारेबाजी करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं ना। हम आपके बीच में आए इस उम्मीद के साथ कि आप सवाल पूछिए और जवाब सुनिए। अनुरोध है मेरा आप सभी से। मैंने सवाल पूछा, जो जवाब दे रहे हैं आप पहले उसको सुन। आपने क्या सवाल पूछा? देवरिया शुगर मिलना, वही तो पूछा है ना, वही पूछा। आप सुन लीजिए। आप
आपने सुना ही नहीं ना, आपने सुना ही नहीं। एक बार फिर से बोल दीजिए उनकी समझ के लिए। आनंद जी, आप तो छात्र नेता भी रहे हैं, मुझे लगता है आपको पुराना स्टेटमेंट उठाकर देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि न्यायालय से निर्णय हो जाएगा उसके तुरंत बाद मिल चालू कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। मनीष जी, वो उनका भाई का बहुत बढ़िया सवाल था। उनका कहना है कि ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है ना, दिल्ली से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे देश में जा रही है, ये खत्म होकर बेहतर हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया जाए। आप जिस 5 किलो अनाज की आलोचना कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये फ्री में खिला खिला के आदत डाल दी है और वोट ले रहे हैं, उसकी आलोचना करते करते अब आप 10 किलो फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, तो ये कहां तक जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हमारा पीडीए जब हमारा गठबंधन बना, तो हमने इसको जब बनाने के पीछे जो हमने तर्क रखा वो ये था कि पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और अगड़ी जाति के जो कमजोर लोग थे, आदिवासी जो महिलाएं थी, आधी आबादी थी, उनके साथ जो उनके सामने समस्याएं थी, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा और उसको देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कैसे हम इनको बेहतर जीवन दे सकते हैं, कैसे बेहतर करेंगे। तो हमारे जो नेता ने महसूस किया, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं, आप तो अमित जी बहुत पुराने और बहुत ही प्रखर पत्रकार हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अभी चीनी मिल की मुद्दा उठा, एक बात बताइए, देश के सारे फैसले, अगर इन लोगों की बात मान लीजिए तो देश के सारे फैसले कोर्ट के द्वारा जब चाहते हैं तब करा देते हैं। क्या चीनी मिलों के लिए करना किसानों को? अदालतें उनके हिसाब से चल रही है। अरे क्या बात करते हैं आप? स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है? स्पेशल कोर्ट का निर्णय कौन? बहुत गंभीर अमित जी, स्पेशल कोर्ट का निर्माण कौन करता है? स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है? स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं जो फैसले चाहते हैं वो करवा कोर्ट कौन बनाता है? ये तो न्यायपालिका पर नहीं, स्पेशल और फास्ट कोर्ट कौन बनाता है? और सबसे बड़ी बात देखिए, किसानों के मुद्दे पर चौथे चरण में फ्री राशन वाली बात आई, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि पहले से नहीं था, अचानक से फ्री राशन का। देखिए, जो गरीबी की स्थिति है, जो तंगहाली की स्थिति है, जो मजदूरों की स्थिति है, जो छात्रों की स्थिति है, जो कमजोर तबका उसकी स्थिति, हम तो उनके पास देख रहे हैं, उनके पास कोई आय का साधन है, कोई स्रोत नहीं है। उसका आकलन करते हुए आपने फैसला लिया। मैं कुछ और सवाल ले लूं, उसके बाद में आता हूं। जी बताइए कैसे। मैं एक मिनट माइक छोड़ दीजिए। अरे सॉरी, अरे रुकिए भाई, मैं माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप युवा विधायक हैं और तेज तरार काम करते हैं। चाचा आऊंगा, आप शांति रखिए, पक्का आऊंगा मैं आपके। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का 2017 में पत्थरदेवा बाजार में चीनी मिल को लेकर दिए गए बयान को आपको याद होना चाहिए। वो भी माननीय मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी के कि अगले साल 2018 में चीनी मिल चालू हो जाएंगी। कहाँ है विधायक जी, बता दें। अब जी, एक दिखाइए कि नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब न्यायालय का यदि फैसला आ गया तब इस कार्यक्रम को करेंगे। ठीक है, ओके जी, आप बताइए क्या। जी भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने, हमारे कहा नेताजी ने मणिपुर की बात कही, आपने बंगाल की बात क्यों नहीं करते हैं? इसके पहले कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हैं? पहली बात, आप कह रहे हैं शुगर देवरिया मिल की, एक मिनट, आप शुगर मिल की बात करते हैं। अरे महाराज, यहाँ जमीनें कब्जा होती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, सारे कुछ बंद हो गए, सारे कुछ बंद हो गए। हमको मिल नहीं चाहिए, पहली बात सुन लीजिए। हमारा विकास हो रहा है, हमारी बेटी बहू, हम शांति से शहर में घूम रहे हैं, हम शांति से कमा रहे हैं, और इसके पहले जो सरकारें थी, कब हम मार दिए जाएं, कब मेरी जमीनें कब्जा हो जाएं। गुंडा राज हुआ करता था। ये वही लोग हैं, ये वही इंडिया गठबंधन है। अफजल जिंदा, हाँ अफजल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही ठगबंधन है। इस ठगबंधन के लोग गांव जो है कब्रिस्तान गिरवाते हैं। ये वही लोग, ये ठगबंधन के लोग हैं। ये कोई मुद्दा सवाल कोई है आपके पास? सवाल विपक्ष के पास नहीं है, इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने शिक्षा की बात किया तो गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, बगल में सुहेल देव विश्वविद्यालय, अब इसी लोकसभा क्षेत्र में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाने का काम इस सरकार ने किया है। मेरा सवाल है कांग्रेस एंटी गठबंधन से कि ऐसी कौन सी इनके पास खटाखट मशीन है जो 4 जून के बाद खटाखट पैसा आएगा, और उसके पहले खटाखट मशीन कहाँ थी? इन्हें जो इनकी सरकारें जो रही हैं, इनसे यह पूछिए, इनके प्रधानमंत्री का बयान आता है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बयान देते हैं कि सरकारी योजनाओं पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ठीक, ओके जी। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। इसके पहले भी ये जो 50 साल के नौजवान हैं, इनका आपसी गठबंधन 2017 में पहले भी रहा है, उस समय यह गठबंधन पूरी तरीके से फेल हो गया। ओके, एक करके मैं सारे सवाल रखता हूँ। पहला सवाल उधर से है कि ऐसी कौन सी मशीन आपके पास है कि खटाखट आप 1-1 लाख रुपया अकाउंट में डाल देंगे, वो बताइए। जो गारंटी दिया पूरा करेंगे। हमारी राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन गारंटी, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हम अपने सोर्सेस से ले आएंगे।
आज जो 78,000 करोड़ जो मनमोहन सिंह सरकार में माफ हुआ किसानों को कर्जे और रुपया संसाधन से आए, कहीं देश पर वो थोड़ा पड़ा। मैंने उस समय 700 करोड़ रुपया का, आज 1200 1400 रुपया करोड़ हो गया। आज जो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को ला दिया है, अब तक कभी भी ऐसा नहीं था। शुगर मिल ग्राउंड में ही योगी जी ने कहा था चीनी मिल को चलाने के लिए कि शुगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और लोग झूठ बोल रहे हैं। और पहली बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम खटाखट गरीबों के खाते में 1-1 लाख रुपया डाल देंगे। आप तो 1,000 भी खटाखट डालने को तैयार नहीं, कैसे वोट मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार थी, हम गरीब बच्चियों को 1 लाख रुपया हमारी नेता ने दिया था। गरीब बच्चियों को 25,000 रुपया और साइकिल दिया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारी सरकार जब बनी तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी खत्म हुआ, महंगाई खत्म हुआ, हर तरफ से विकास की गंगा इस उत्तर प्रदेश में बही। लाइन ऑर्डर के मामले में आप देख ही रहे हैं, आप तो जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, चाहे पश्चिम का इलाका हो चाहे पूरब का इलाका हो, चारों तरफ लाइन ऑर्डर एक तरफा रहा। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। 7 से 12 तक लाइन ऑर्डर बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद आप दोबारा सत्ता में लौट कर आए नहीं। जी मनीष जी, उधर से एक सवाल है कि आप मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप संदेश खाली पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। और अभी स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, जब लखनऊ में सवाल किया गया केजरीवाल से, अखिलेश यादव जी से, तो सबकी जुबान पर चुप्पी थी। अरे इसका जवाब ले लीजिए। देखिए, बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ा बेचैन रहती है। हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद करा करके, पुरुष और महिला के बीच में मतभेद करा करके, अल्पसंख्यकों और कमजोर तबके के बीच में मतभेद करा करके जो सियासी ये रोटियां सेकना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो झूठ। सुन लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने जान दीजिए। और जहां तक स्वाति मालीवाल जी का है, उनका वीडियो पूरे देश के सामने आ गया है। जा करके सोफे पर बैठ करके जिस तरह का वो व्यवहार कर रही है, वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी एक स्वाति मालीवाल के मसले पर डिफेंड कर रहे हैं। अरे सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए। प्रियंका जी कह रही है कि स्वाति जी के साथ, सुनिए तो पूरी बात। अभी इन्होंने कहा है कि कहां से खटाखट पैसा आएगा। 20 लाख करोड़ अडानी अंबानी को जो दिया है, वो फटाफट कहां से आया? फटाफट 20 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया है, वो फटाफट कहां से आया? और 1 लाख किसानों की इस सरकार में आत्महत्याएं हुई हैं। इस सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और 750 से ऊपर किसानों ने किसान आंदोलन में जाने गंवाई है। ये तो किसानों की द्रोही सरकार है। इस सरकार में जिस तरह से किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, खाद की बोरियों के वजन कम कर दिया आपने महंगाई चरम सीमा पहुंचा दिया। जो पेट्रोल और डीजल 60 और 65 रुपए मिलता था, उसको आपने 108 रुपए पे पहुंचा दिया। आपने स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। सुन लीजिए, आप ये सारी बातें आगे, स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। सुन लीजिए, सरसों का तेल जो हमारे यहाँ 70 रुपए मिलता था, उसको 210 आपने पहुंचा दिया। मनीष जी, आप टाल रहे हैं, सब देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। अमित जी, आप इस बात को जानते हैं कि मैं बहुत बेबाक बोलता हूं। मैं बेबाकी से पूछ रहा हूँ, स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। जब चीफ मिनिस्टर ने समय आपको नहीं दिया है, तो किसी भी सूरत में आपको किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर, तो आप किसी महिला के साथ मारपीट करेंगे क्या मनीष जी? ये तो न्याय संगत नहीं है ना। ठीक है सर, ये बताइए, क्या लॉ एंड ऑर्डर इस बार चुनाव में मुद्दा है, जिसका जिक्र इधर सब लोग कर रहे हैं कि देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहले गुंडा राज हुआ करता था, माफिया राज हुआ करता था, उससे हमें मुक्ति मिली है, उस बात की हमें संतुष्टि है। ये सही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दे चाहती है, और तीनों दलों के प्रत्याशी कोई स्थानीय मुद्दा नहीं उठा रहा है। जी ठीक, जी मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, एक पहले पेशेंस से, मैं सबके पास आऊंगा। जी बताइए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक से, कि अभी कोरोना में जो कोविड वैक्सीन लगा था, उसमें जो फॉर्म मिलते थे और जो पत्र मिलता था, उसमें नरेंद्र मोदी जी का काफी खूबसूरत फोटो था, वो हटा क्यों? और एक मुद्दा और, आज गरीब मजदूर किसान नौजवान सब बेहाल है। आज मेरा भाजपा अरे इनको बोले के नेता से सवाल है, देवरिया में पिछले 2 बार से लगातार प्रत्याशी, और उसके पहले भी हमेशा प्रत्याशी जो है क्यों बदले जाते हैं? अगर ये अच्छा काम करते तो वही क्यों लड़ते हैं? मोदी जी देश नहीं बिकने दूंगा से आए थे, अब भैंस नहीं बिकने दूंगा तक आ गए हैं। अरे माइक में भाई, एक बार मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश में वेस्टर्न कंट्री जैसा डिबेट नहीं हो सकता है क्या? यानी हिंदू मुस्लिम ये सब इसी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं 400 पार। किस मुद्दे पे 400 पार कर रहे हैं, जबकि इनका देश का गृह मंत्री है ताड़ी पार। नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार, महंगाई की हो रही है मार, नौजवानों को शिक्षा चिकित्सा विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, और एक करे 400 पार। मैं जवाब ले लेता हूँ। एक साथ कई सारे सवाल आ गए। पहला तो ये कि मोदी जी की तस्वीर आपने क्यों हटा दी,
उस वैक्सीन सर्टिफिकेट से। दूसरा भाई का कहना है कि अगर आपके सांसद इतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं तो हर बार आप सांसद क्यों बदल दे रहे हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान या मंगलसूत्र और भैंस की क्यों हो रही है। देखिए, जवाब सुन लीजिए। मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं और जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैल रही थी तो पूरी दुनिया भारत की ओर आस्था भरी निगाह से देख रही थी और भारत ने एक इंजेक्शन बनाया, एक कोविड का टीका बनाया और जिसे पूरी दुनिया ने माना। और यहाँ पे जो खड़े लोग हैं इन लोगों ने भी लगवाया है। तभी तो वो डर रहे हैं, तभी वो डर रहे हैं रिपोर्ट देखने के बाद। और जहाँ तक पीडीए की बात है, अभी हमारी क्लियर कर दीजिए, उनको डरने की जरूरत नहीं है ना जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपको मोदी पे विश्वास था तभी आपने वो टीका लगवाया है। मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी है। प्रत्याशी बार बार क्यों बदल रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारत की यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम समय समय पर जो हमारे पास हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि हमारा योग्य उम्मीदवार है तो हमारी पार्टी उन्हें उतारते रहते हैं आप। ठीक है, मैं पीछे से कुछ सवाल, एक सेकंड। हाँ। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी से कि यहाँ का जिला चिकित्सालय क्या हुआ, यहाँ का बस स्टेशन कौन खा गया, ये दोनों कहाँ गए, ये बता दे 400 पार वाले कि ये दोनों संस्थाएं क्या हुई। आपको बधाई देते हैं और बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो यहाँ पे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, कई 100 करोड़ का रोड जो रिंग रोड पास हुआ था और ये बस स्टेशन जो दयाशंकर सिंह मंत्री उन्होंने जो पास किया था वो दोनों है कहाँ। ठीक है जी। महंगाई से लोग बहुत परेशान है भैया, महंगाई से पूरा जनता परेशान है। समझिए कि सब्जी घर पे बन नहीं पा रहा है, बेरोजगारी। मैं रामपुर कारखाना विधायक जी से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा अभी कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो कोर्ट जब आदेश देगा तो हम उसको खोल देंगे। क्या ये मानने को तैयार है कि कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है? मेरा सीधा सवाल गठबंधन वाले लोगों से है। अभी वो बात कर रहे थे कि मणिपुर जल रहा था। 2016 में मथुरा में राम वृक्ष यादव ने पुलिस वालों की हत्या कर दी, वहाँ मथुरा जल रहा था, तब वो कहाँ थे? दूसरा अभी सुन लीजिए, दूसरा विषय, अभी फ्री वाली बात हो रही थी मुफ्त राशन का। हम इतना उत्पादन कर पा रहे हैं कि दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त वाले इनके मंच पर हैं शराब घोटाला करके, उनके बारे में ये लोग क्यों नहीं बात करते? शुक्ला जी, अभी हमारे कई विधायक जी बोल रहे थे कि देश में गारंटी है। IMF का रिपोर्ट है कि देश के ऊपर 67 वर्षों में मात्र 55 लाख रुपए कर्ज थे। इनकी गारंटी सिर्फ देश पर कर्ज डालने की है। ठीक है, कर्ज बढ़ गया। ये पहले बताइए, मोदी की गारंटी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, गारंटी क्या है? 8,500 करोड़ की हवाई जहाज, बिस्टा, पेपर लीक, देवरिया की स्थानीय मुद्दा पे बात हो, देवरिया में विकास के नाम पे देवरिया में क्या देंगे? माननीय विधायक जी जवाब दें कि 52,000 करोड़ टीका बनाने वाली कंपनी से घूस लेके और टीका आज विश्व से वो निकाल दिया गया। हेलो, रुक जाइए। देखिए, आज जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें सबसे अधिक एसी बोगियां लगा दी गई हैं, जनरल बोगियां हटा दी गई हैं और जितना गरीब लोग जिस बोगी में यात्रा करते थे वो आज लोग जो है यात्रा करने के लिए जो है बोगियों में कस के जा। जनरल बोगी हटा दी गई। जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। मैं एक छात्र हूं और यहाँ पर मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और ये जो बेरोजगारी आजकल इतनी फैली हुई है, इसके क्षेत्र में क्या किया है? और एक पेपर लीक जो हुआ है, अभी कितने सालों बाद वैकेंसी आई थी और उसके बाद भी ये जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में ये क्या कहते हैं? मेरा सवाल अग्निवीर को लेके है। अग्निवीर में अगर 4 साल के लिए हम जा रहे हैं, 4 साल के बाद आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? श्रीमान जी, पहले तो हम आपसे ही सवाल करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की है। 2 तस्वीरें लगी है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। आपके देखिए वो चुनाव के नीचे लिखा है, पहले तो आप ही। आपका नाम चाचा? छेदी मास्टर अकेला। छेदी मास्टर जी, गाड़ी के पीछे जाके देखेंगे आपको मायावती जी दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सेकंड, अब मैं जवाब ले लूँ। एक सेकंड,
शुरुआत से पहला सवाल भाई का था कि इधर नितिन गडकरी जी आए थे, एक रिंग रोड बनाने की बात कह के गए थे, वो रोड कहां चली गई। दूसरा उनका कहना है कि अस्पताल कहां चला गया यहाँ का। तीसरा उनका, ठीक है जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं एक नौजवान ने जो शिक्षा के बारे में पूछा है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि आज 2014 से लेकर आजादी के बाद से 2014, अरे सुनोगे तब तो समझ में आएगा किस पर बोल रहे हैं। आजादी से लेकर 2014 तक देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 318 मेडिकल कॉलेज बनाया। देश में आजादी से लेकर 2014 तक केवल 6 एम्स थे, लेकिन हमारी सरकार ने 10 सालों में 9 नए एम्स बनाए। और जिस आजमगढ़ को आप लोगों ने आतंकवाद की नर्सरी बना दिया था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सुहेलदेव महाविद्यालय बनाने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की क्षमता है। वो कह रहे हैं गडकरी जी वाली रोड कहां चली गई। वो रोड भी बनेगी, उसकी अलाइनमेंट हो गई है। जिन लोगों को नहीं देख रहा है वो कल जाकर देख लें। ठीक है, ओके। मनीष जी उधर से सवाल है कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कैसे कर सकते हैं। आज आप मणिपुर की बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था, जब मथुरा में राम वृक्ष कांड हुआ था, मथुरा जल रहा था, आपने आंखें मूंद ली थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, अखिलेश यादव जो इस वक्त मुख्यमंत्री थे, सैफई में जो कुछ चल रहा था, लोग उसकी तुलना कर रहे हैं कि वो सब कैसे भूल जाते हैं। अमित जी, जब हम लोगों की सरकार थी तो आपने भी देखा होगा बहुत करीब से कि हम लोगों ने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कितना काम किया। सबसे बड़ी बात जो है आज के समय में हमको परिस्थिति को समझना होगा। देवरिया में 2 बार नितिन गडकरी जी आए। नितिन गडकरी जी जब देश को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, लेकिन 2018, 2014 2 बार वो आए हैं नितिन गडकरी जी, 2 बार शिलान्यास, एक ही बाईपास का 2 बार उन्होंने शिलान्यास किया, और उस सड़क कहीं पर भी धरातल पर दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ी बात जो हमारे नेता जल्दी दिखे नहीं अरे ये भी नहीं दिखने वाले हैं। अभी समय बीतने दीजिए, 4 तारीख के बाद ये भी नहीं दिखेंगे। इनकी बातें छोड़िए, इनकी तो विदाई तय है तो कहां से दिखेंगे। सबसे बड़ी बात, जब ये लॉ एंड ऑर्डर पे बोलते हैं तो हम लोग एक सवाल करते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था योगी जी के सामने, खड़ा होकर के कहा कि टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करिए, लेकिन योगी जी ने टॉप 10 अपराधियों की सूची नहीं जारी किया। अभी धनंजय सिंह जी को पार्टी में शामिल कर लिया, अभय सिंह को शामिल कर लिया, बृहस्पति शरण सिंह के ऊपर कितने बड़े गंभीर मुकदमे। आप भी मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ने चले। सुनिए ना, स्वामी आपके हिसाब से पहले बताइए, मुख्तार माफिया था या नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जैसे मुख्तार माफिया था, आप फातिया पढ़ने नहीं, देखिए आप जनता जनादेश देने जा रही है, आप देख लीजिएगा वहाँ का रिजल्ट, फातिया पढ़ने पर वहाँ का रिजल्ट सांसद के रूप में माफिया नहीं था। और अमित जी, सबसे बड़ी बात, हम जो बात उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, सबसे बड़ी बात ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये नौजवानों के लिए क्या की, छात्रों के लिए क्या की। जब आप नौजवानों से वादा करते हैं, किसानों से वादा करते हैं, किसानों की खाद की बोरियां 50 किलो की आती थी, अब 40 किलो खाद की बोरियां। ओके, अखिलेश यादव जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक ही सीट जीत रही है, वो है क्योटो। वहां से आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, क्या उनको पहले से गठबंधन साथी ने मान लिया है कि हार गए? नहीं, जितना मान लिया, जीत रहे चुनाव। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वही एक सीट जीत रही है बीजेपी। नहीं, पूरा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं। अच्छा, बताइए, आप लोगों ने तय कर लिया है कि पीएम फेस राहुल गांधी ही होंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम फेस वही होंगे। हाँ, होंगे। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मनीष जी, आप लोगों ने कहा था कि बाद में गठबंधन तय करेगा कौन पीएम फेस होगा, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी पीएम होंगे। नहीं, देखिए वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनकी अपने कहने की बात है। लेकिन अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये तो 4 तारीख के बाद तय कर लेंगे, जब संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा। लेकिन भारत की जो जनता है, जो 97 करोड़ वोटर है भारत के, उन्होंने तय कर लिया है कि मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री। उसी जनता से मैं कुछ और सवाल लेता हूँ, एक सेकंड। अभी जिन लोगों के पास नहीं है उनसे मेरा एक जवाब है। जवाब नहीं, सवाल भैया। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मनीष भैया जी को कि ये लोग सत्ता में इसलिए आते हैं कि अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा सके। एक मिनट, माइक में बोला। समाजवादी पार्टी से मेरा ये सवाल है कि आपने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, आपकी सरकार नहीं बनी। आपने 2019 में गठबंधन किया, आपकी सरकार नहीं बनी। आपने 2022 में गठबंधन किया, नहीं बनी। और आप आ रहे हैं 2024 में फिर से उसी पप्पू जी के साथ कि उत्तर प्रदेश में। एक सवाल ये है, भैया बता, आपने पूछ लिया सर, एक सेकंड। जो इन्होंने पप्पू नाम संबोधित किया है, पूरे भारत में उनके जैसा कोई नेता नहीं है। जितने वो पढ़े लिखे हैं
लोग पप्पू बनाने के लिए ये बीजेपी सरकार अरबों रुपया खर्चा किया, तो जाके उनको गुमराह किया गया। आज वही पप्पू से डर के केवल पाकिस्तान और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल जो है कि समाजवादी पार्टी और इन कांग्रेसियों से है कि इनके रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगता है, इसका जवाब मिलना चाहिए। ये केवल आलू से सोना बनाने के लिए जानते हैं। दूसरी बात ये हमारी है एक संदेश मैं देना चाहता हूं सबको शांत करने के लिए। उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं, उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं। सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए। मनीष जी, क्या राम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बार बार आप लोग फंस जाते हैं? राम के करीब जाएं तब भी, राम से दूर जाएं तब भी। बिल्कुल, देखिए राम की बात होने जा रही है, इनसे कहीं थोड़ा 2 मिनट शांत रह लें। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र था, प्रभु श्री राम जी ने कभी कमीशन नहीं लिया था। उनके राज में कोई कमीशन खोर नहीं था। सड़कों के बनवाने के नाम पर 30% कमीशन नहीं वसूला जाता था। प्रभु श्री राम जी का जो समय था उसमें सबरी के जूठे बेर खाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये राम पर बात करेंगे। अरे राम पर लड़ने के नाम पर, आप अगर राम के नाम पर लड़ना है तो हमारे आराध्य को सामने क्यों? बुजदिल और कायर लोग भगवान के पीठ के पीछे झुकते हैं। जो मर्द होता है हमसे मुकाबला कर लीजिए, हमारी विचारधारा से मुकाबला कर लीजिए। मनीष जी कह रहे हैं, एक सेकंड, वो कह रहे हैं आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और आज आप कह रहे हैं कि राम जितने उनके हैं उतने हमारे हैं, वो भी अयोध्या से दूरी बनाकर। बिल्कुल, इसीलिए मैं अमित जी आपकी प्रशंसा करता हूं। इन भाजपाइयों से पूछिएगा कि जो लाखों करोड़ रुपया इनको मिला है चंदे के रूप में, वो चंदा क्यों खा गए? ये चंदा खाने वाले लोग हैं, ये मक्कार और धूर्त हैं। ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, आराध्यों के नाम पर राजनीति करते हैं। मुद्दे इनके कहां पर हैं? कहां पर क्यों राम के नाम पर? ये सारी बातें एक तरफ, एक सेकंड मनीष जी, ये सारी बातें एक तरफ। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी, एक सेकंड, नहीं आप इधर सवाल सुनिए। एक सेकंड, मनीष जी नहीं, ऐसे व्यक्तिगत होने से कुछ नहीं होगा। मनीष जी एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए उन लोगों को, इन सारी बातों को एक तरफ रख दीजिए। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज देखिए, शांति बनाए रखिए, ये मत करिए, शांति से बैठिए, नहीं शांति से बैठिए। पंडित जी रुकिए, पंडित जी नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था, उसका जवाब देंगे आप? उनको मैंने शांत करवा दिया। अखिलेश यादव जी ने अभी तक अयोध्या से दूरी क्यों बनाई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संजीदगी से राजनीति करते हैं। वो कभी देवताओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करते हैं। वो जाएंगे दर्शन करने नहीं गए। ठीक है, क्या राम एक ऐसा मामला है जिस पर विपक्ष घिर रहा है, फंस रहा है, गले की फांस? भगवान राम तो सभी के हैं जो है, और ये तो आस्था का मामला है जो है, ये तो सबके हैं। तो अब ये तो जनता बताएगी, नेता इसका जवाब आपस में देंगे जो है। जी ठीक, ओके जी, मैं आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, मोदी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री है, पूरा देश जहाज चोर, वैक्सीन चोर। सवाल है कोई? सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई पे ये चुनाव हो जाने जा रही है, और देवरिया ये बड़ी बुरी तरीके से काम ले जा रहे हैं। मैं माननीय विधायक से चाहता हूं कि इनका अगला विजन क्या है बीजेपी का। पहले पीछे बैठिए आप लोग, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, पीछे जाइए आप लोग। ये कोई तरीका है क्या डिबेट करने का? पहले पीछे जाइए आप लोग, शांति से बैठ जाइए अगर सवाल करना है तो। मैं आपके पास माइक लेकर आऊं, सवाल करने की बजाय हल्ला मचा रहे हैं आप। बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल किया गया है। सवाल है आपके पास? बिल्कुल है जी, पूछिए आप। पिछला चुनाव में नितिन गडकरी महोदय आए थे, पूछ लिया मैंने सवाल, आपने सुना, मैंने उनसे सवाल किया था। जी, सवाल है उधर से कि महंगाई, बेरोजगारी पर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपकी तरफ से जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं रोजगार देने के मामले पे? महंगाई पर आपकी तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, जनता उसको नकार रही है। जनता मोदी जी के साथ है, जहां पर पूरी देश की जनता के साथ मोदी जी हैं, गरीबों के साथ मोदी जी हैं। अभी हमारे भाई जो राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो यही लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाकर डेट भी बता दिया कि 22 जनवरी को राम मंदिर बन गया। और जो समाजवादी पार्टी जिसके समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो कैराना हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, जहां का हिंदू पलायन करने पर मजबूर था, आज योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में
भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा समाज खड़ा है, सरकार खड़ी है। आज कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया क्या ये जो अराजकता है, ये जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं बुलडोजर ठीक है? नहीं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि सब सवाल करें और जवाब सुने, लेकिन ये जो कर रहे हैं तो ठीक दूसरे पक्ष के लोग जो इस तरह मैं दोनों तरफ यही बात कह रहा हूँ कि शांति से सवाल करें, जवाब सुने। करेंगे या नहीं होना चाहिए, ठीक से जवाब देना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए, जो देश की समस्याओं को। ये अराजकता तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है किसी भी तरीके। देखिए, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, ये घिनौनी के राजनीति से ऊपर उठ करके इस लोकसभा का अखंड भारत बनाना है, तो इससे ऊपर उठ करके ही आप सरकार बना सकते हैं और सरकार चल सकती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज में गरीब लोग ही दवा कराने आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कोई टाटा बिरला डालमिया का लोग नहीं जाते हैं, गरीब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज में न डॉक्टर है, न कर्मचारी है, न कंपाउंडर है। इससे हम गोरखपुर मरीज लेके जाते हैं, जो स्थिति ये होती है कि रास्ते में ही दम तोड़ देता है। दूसरी चीज, मैं आ रहा था तो जाम में मेरी गाड़ी फंस गई, मैं पैदल यहाँ तक आया हूँ। जाम की समस्या का समाधान होना चाहिए। मनीष जी, जब लोग इस तरह की अराजकता देखते हैं वोटर, तो उनके मन में क्या ख्याल आता है? मतलब उनको क्या लगता है कि क्या ठीक रहेगा, किसको चुना जाए? देखिए, एक बात जान लीजिए, जिस मुख्यमंत्री ने अपना अपराध का खुद मुकदमा वापस लिया हो, जिस उप मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस खुद लिया हो, जिसके गृह मंत्री ताड़ी पार रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लंपटों को पैदा किया है राजनीति में। अब कार्यकर्ता नहीं भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ लंपट पैदा हुए हैं जिन्होंने अराजकता के पूरा माहौल बना करके रखा हो। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के नौकरी के सवाल पर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं। सरकार बनेगी 4 तारीख को और सरकार की पहली कैबिनेट में 30 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? हम किसानों के लिए, किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। और जो तमाम हमारी योजनाएं हैं उनको लेकर के महिलाओं को, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं किसानों से एक सवाल है। तो एक सेकंड जी बताइए, एक सेकंड आपका आ गया सर जी। हमारी मांग है सदर विधायक से या भारतीय जनता पार्टी के कि जो मोदी जी कहे थे कि 2022 तक किसानों की जो आय दोगुनी है, उसके लिए क्या नीति निर्धारण किया? ओके 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 एक सेकंड समय समाप्त हो रहा है, हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। हमने इस उम्मीद के साथ यहाँ पर चर्चा की कि लोग अपने अपने सवाल पूछे और उनको जवाब मिल पाए, ताकि जब वोट करने जा पाए तो ये तय कर पाए कि किस प्रत्याशी को उनको वोट करना है। आज फिलहाल यहाँ से चर्चा में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी गोरखपुर में, मिलिएगा, रखिएगा।